नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एमपीसीएस में। अपने आज के इस डिस्कशन में हम जीएस पेपर 2 के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाले एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पर अपडेट हो तुरंत आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही आपकी प्रतिक्रिया का भी हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जो सभी जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इसी चुनाव प्रक्रिया में जो सत्ताधारी दल है और विपक्षी पार्टियां हैं वो संविधान बचाने को लेकर एक दूसरे के ऊपर आक्रामक है ना। तो राइटर अपने इस आर्टिकल के अंतर्गत यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बचाने का मतलब क्या है, वास्तव में संविधान बचाने से क्या मतलब है। तो चर्चा में रह रहा है टॉपिक और एक अत्यंत मनन का विषय है, अतः जीएस पेपर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चाहे तो इसके पॉइंट्स भी लिख सकते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आपको रिवाइज़ करने में आसानी हो। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, राइटर सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि जो संविधान बचाने की बात चल रही है कि चाहे कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन दल हो या भाजपा पर चुनाव जीतने के बाद संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हो, है ना। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता उनके रहते सहते। तो ये तो है एक चर्चा का विषय जिसके कारण ये टॉपिक चर्चा में आया है ना। अब हम देख लेते हैं हमारे पेपर के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है। तो देखिए, राइटर अपने डिस्कशन की शुरुआत में कह रहे हैं कि देखिए संविधान बचाने का से आशय क्या है। संविधान बचाने से आशय क्या है कि उससे पहले हमें समझना चाहिए कि संविधान है क्या। देखिए, संविधान शासन चलाने के लिए लिखी गई एक किताब है ना। इसमें संविधान निर्माताओं के जो दर्शन था, जो उनकी फिलॉसफी थी, उसकी झलक मिलती है। इसे अगर देखा जाए तो देश में शासकों और जनता के मध्य यह एक सहमति पत्र होता है। अगर इसे को परिभाषित किया जाए, जैसे कि ब्रिटेन में 15 जून 2015 को, है ना, एक मैग्ना कार्टा साइन हुआ था वहाँ के शासक और ब्रिटेन की जनता के मध्य, ठीक है। इसी तरह से अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स आया था और हमारे यहाँ भी भारतीय संविधान है जिसकी रचना संविधान सभा द्वारा की गई थी, ठीक है। अब देखिए, राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान में संशोधन कर सके, लेकिन इस संशोधन शक्ति को सीमित किया गया केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया कि संसद को शक्ति है कि वह संविधान के किसी भी भाग में क्या है, संशोधन कर सकती है, परंतु उस परिवर्तन से संविधान का मूल ढांचा क्या है वो समाप्त नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो मूल ढांचा क्या है ये कौन बताएगा? ये बताएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया केशवानंद भारतीवाद में। संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत ही यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति है कि वह उन कानूनों को निरस्त कर सकता है जो मूल अधिकार के विपरीत हो, ठीक है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी डिस्कस किया कि भारतीय संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया गया था और प्रत्येक निर्णय पर मतदान द्वारा निर्णय लिया गया था और प्राविधान पर बहस की गई थी, उसके बाद मतदान किया गया था और फिर किसी भी मामले के पक्ष अथवा विपक्ष में अथवा प्रक्रिया के लिए निर्णय लिया गया था। अब बात करते हैं संविधान बचाना। संविधान बचाने से लेखक का ये कहना है कि देखिए संविधान बचाने से आशय यह होना चाहिए कि पूर्व में संविधान सभा द्वारा जिन विषयों पर निर्णय हो चुका है
उन्हें वैसे ही माना जाता रहे। तब भाई संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। और संविधान सभा ने महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतदान द्वारा बहस के उपरांत निर्णय लिया और एक संविधान का निर्माण किया, है ना। तो अगर संविधान की बचाने की हम बात करें तो इसका आशय ये निकल कर आता है कि संविधान सभा द्वारा जिन विषयों पर निर्णय हो चुका है उन्हें वैसे ही माना जाता रहे। और एक पॉइंट यहाँ ये भी है कि संविधान सभा द्वारा जिन बातों को नकार दिया गया था, अब नकारा गया होगा तो उस पर बहुत बहस हुई होगी, है ना। बहस होने के बाद उस पर मतदान हुआ होगा और बहुमत से किसी भी जो पक्ष है उसको नकारा गया होगा। और अगर ऐसा कोई पक्ष है जिसको संविधान सभा द्वारा नकार दिया गया तो उन बातों को दोबारा ना उठाया जाए। ये दो बिंदु निकल कर आते हैं राइटर के अकॉर्डिंग, जिससे हम ये कह सकते हैं कि संविधान को बचाया जा सकता है। अब राइटर ये कह रहे हैं कि देखिए, भारत में केवल संविधान का ही उल्लंघन नहीं हुआ, अपितु संविधान सभा के निर्णयों का भी उल्लंघन हुआ है। राइटर 3 केस ऐसे बताते हैं जहां हमें संविधान अथवा संविधान सभा के निर्णयों का उल्लंघन देख सकते हैं हम। पहला केस क्या है? पहला केस राइटर बता रहे हैं कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम पद्धति अस्तित्व में आई वह अपने आप से संविधान का उल्लंघन है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था जैसा कि आप जानते हैं 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई थी। और इस व्यवस्था में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अथवा उच्च न्यायालयों के जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। और ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है, क्योंकि विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं उन देशों में या तो सरकार जजों की नियुक्ति करती है अथवा संसद सरकार जजों की नियुक्ति करती है। लेकिन भारत में ये एक अनूठी प्रक्रिया है कि जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम व्यवस्था को लाने के लिए परामर्श शब्द की परिभाषा बदलकर बाध्यता कर दिया, है ना। संविधान में ये प्रावधान था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, है ना, न्यायपालिका के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस परामर्श को क्या कर दिया? बाध्यता कर दिया। ठीक है। और देखिए, इससे क्या होता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो शक्ति विभाजन है ना, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच, वो भी कहीं ना कहीं खंडित होता है। क्योंकि कार्यपालिका को ये शक्ति है नियुक्ति करने की, जबकि न्यायपालिका का कार्य नियुक्ति करना नहीं है। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया है? कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट अथवा उच्च न्यायालयों में जज की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्वयं अपने हाथों में ले लिया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? स्वयं संविधान का उल्लंघन है, ऐसा राइटर बता रहे हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को चेंज करने के लिए 2015 में, ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था 99वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये था पहला केस जिसमें राइटर कह रहे हैं कि संविधान अथवा संविधान सभा के निर्णयों का भी उल्लंघन भारत में देखा गया है। अब दूसरा पक्ष क्या कह रहे हैं राइटर? दूसरा राइटर का पक्ष ये कहना है कि देखिए, संविधान में क्या है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन, है ना, शक्ति पृथक्करण का एक सिद्धांत है, उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, जो कि लोकतंत्र का एक बुनियादी लक्षण है। शक्ति पृथक्करण आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है और उसको समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वो कैसे? वो इस तरह से कि बड़े अधिकारियों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को सदस्य बनाने का दबाव एक पक्ष लगातार कर रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश बतौर सदस्य के रूप में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं इससे शक्ति विभाजन का सिद्धांत का उल्लंघन होता है। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन होता है। दूसरी बात ये क्या है कि ये स्वयं में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, न्यायाधीश जब खुद चयन समिति में शामिल हों
तो वो किस नैतिक शक्ति से उन नियुक्तियों या कार्यों की समीक्षा करेंगे, है ना? क्योंकि न्यायपालिका का कार्य है कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करना है और खुद ही न्यायाधीश चयन समिति में शामिल है। तो किस शक्ति से न्यायाधीश या न्यायपालिका या तो उस नियुक्ति की समीक्षा करेगी या उस नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करेगी, है ना? तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, पुनः संविधान का उल्लंघन या संविधान सभा के दर्शन का जो उल्लंघन है वो देखने के लिए मिलता है। तीसरा राइटर कह रहे हैं कि देखिए 2004 में तत्कालीन सरकार ने क्या किया था कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया। रंगनाथ मिश्रा आयोग 2004 में जो तत्कालीन सरकार द्वारा गठित किया गया था, उसका आरंभिक उद्देश्य क्या था? उसका आरंभिक उद्देश्य ये था कि धार्मिक और भाषाई, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करना। बाद में क्या किया गया कि मुस्लिमों और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में डालने की सिफारिश, है ना, अनुसूचित जातियों की जो सूची है उसमें डालने की सिफारिश इस आयोग द्वारा कर दी गई। अब राइटर ये कह रहे हैं कि इस आयोग का गठन संवैधानिक रूप से गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि अनुच्छेद 338 का यह उल्लंघन है। कैसे उल्लंघन है? क्योंकि देखिए संविधान के अनुच्छेद 338 के माध्यम से एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मामलों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। बाद में इसे संशोधित करके अनुसूचित जाति आयोग में बदल दिया गया। तो यदि सरकार ये चाहती है कि कोई भाषाई अल्पसंख्यक हों या धार्मिक अल्पसंख्यक हों और उनकी स्थिति से कोई भी सरकार कोई भी शोध करना चाहती है, कोई भी राय लेना चाहती है, तो संवैधानिक रूप से हमारे यहाँ अनुसूचित जाति आयोग है जिसके लिए सरकार आग्रह कर सकती है। लेकिन अनुसूचित आयोग द्वारा इस आयोग ने भी, है ना, कई बार मुस्लिमों और ईसाइयों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को पूर्व में कई बार खारिज कर दिया, है ना। यानी ये आयोग इस विषय पर पहले ही मनन कर चुका था और निर्णय भी दे चुका था, खारिज भी कर चुका था, ठीक है। लेकिन तत्कालीन सरकार ने क्या किया कि एक नया रास्ता निकाला जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की न केवल स्थिति का अध्ययन करे अपितु मुस्लिमों और ईसाइयों की उन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की सिफारिश भी करे। तो ये अपने आप से क्या है, संविधान का उल्लंघन है। तो राइटर ने यहाँ देखिए 3 ऐसे मामलों की चर्चा करी जिन्हें राइटर कह रहे हैं कि भारत में केवल संविधान ही नहीं, संविधान सभा के निर्णय जो थे उनका भी उल्लंघन किया गया है। तो आई होप कि ये टॉपिक चर्चा में था, तो ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या क्या पॉइंट्स निकल के यहाँ से आते हैं, वो हमने डिस्कस किया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह पहल पसंद आ रही होगी। अगर आप लोग अपने सुझाव देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल को कंटिन्यूसली व्यू कर रहे हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और न केवल खुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ एक नए ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। तब तक पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद।